हाय एवरीवन, गुड इवनिंग यार। माई सेल्फ डॉक्टर मिलिंद। आज अपना नेफ्रोलॉजी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और नेफ्रोलॉजी सीरीज में विल स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक इजीएस्ट बट मोस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं और सबसे ज्यादा वार्ड में पेशेंट्स भी आपके पास इसी के होंगे, दैट इज एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू ऑल द कि एक्यूट है मतलब विद इन आवर्स के अंदर किडनी का फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है। क्रॉनिक किडनी डिजीज इज क्रॉनिक मतलब अपने उसके 3 मंथ्स का टारगेट लेके रखते हैं। AKI इज एक्यूट, तो विद इन आवर्स देयर इज डिटोरिएशन ऑफ द किडनी फंक्शन। ओके। देन सेकंड इज इसके अंदर क्या होगा कि इट इज रिवर्सिबल। मोस्टली इट इज रिवर्सिबल, नॉट ऑलवेज, बट अनलाइक सीकेडी इट इज रिवर्सिबल। तो ये अपना EKI में दो इंपॉर्टेंट बात है। इट इज एक्यूट, बहुत क्विकली डिटोरिएट होगा रीनल फंक्शन, और इफ यू डायग्नोज इट प्रॉपरली इट विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। दैट इज वाई एवरी ए ग्रेजुएट शुड नो, क्योंकि आप PHC CHC में बैठे होगे तो बहुत बार आपके पास पेशेंट सिर्फ डिरेंज रीनल फंक्शन लेके आएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टू मैनेज, टू डायग्नोज इट एग्रेसिवली, ताकि आप उसको ट्रीट कर सको, बिकॉज अनलाइक CKD इट इज ट्रीटेबल। ओके। नाउ सी, अब अपने बात करते हैं AKI के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ AKI, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। सो सपोज दीज आर द किडनीज, है ना। ये छोटा एक फिस्ट किडनी है, इसको ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही है, और यहां से इसका जैसे लाइक सपोज दिस थंब इज द यूरेटर एंड दिस फिंगर, दिस इंडेक्स फिंगर इज द रीनल आर्टरी सप्लाइंग। अब आप क्या कर सकते हो, प्री रीनल मतलब इसमें प्रॉब्लम है, रीनल आर्टरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या तो नैरो हो जाए मतलब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया। सिंपल सी बात क्या है कि आप क्या, डिहाइड्रेशन हो गया, शॉक हो गया, एनीथिंग दैट डिक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज द रीनल परफ्यूजन। तो उसके कारण भी क्या होगा, किडनी फंक्शन डिटोरिएट होगा। तो या तो रीनल आर्टरी खुद ही ब्लॉक है, या फिर आपने किसी रीजन से या तो इसमें BP कम कर दिया, या इसमें आपने फ्लूइड कम कर दिया, या फिर हार्ट फेलियर और सिरोसिस के केस में पूरे बॉडी में तो पानी बहुत है लेकिन ब्लड वेसल में पानी नहीं है। दैट इज प्री रीनल AKI। बट यहाँ किडनी में कोई डैमेज नहीं हुआ, किडनीज आर टोटली फंक्शनल। रीनल इज डैमेज टू द रीनल टिब्यूल, मतलब ना ही प्रॉब्लम है अपनी रीनल ब्लड वेसल में और ना ही प्रॉब्लम है अपना यूरेटर में, मतलब डायरेक्ट आके किडनी को किसी ने अटैक कर दिया। दैट इज इंट्रारीनल AKI और रीनल AKI जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट, जैसे इट कैन बी योर ड्रग्स और इट कैन बी योर इन्फेक्शन दैट इन्फेक्ट्स द किडनी एक्यूटली, लाइक एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। और इसके अलावा जो इसका मेजर कॉज होता है दैट इज लाइक कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी और हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। दीज आर द रीनल AKI जो कि डायरेक्ट किडनी को जाके अटैक करते हैं, उसके ट्यूब्यूल्स को जाके डैमेज कर देते हैं। देन लास्ट इज पोस्ट रीनल AKI। तो रीनल ब्लड फ्लो था, इसमें प्रॉब्लम हुई तो रीनल AKI, इस किडनी में प्रॉब्लम हुई तो ये क्या हुआ, रीनल AKI, प्री रीनल AKI, रीनल AKI, और फाइनली अगर अपने यूरेटर पाथवे में या फिर नीचे ब्लैडर के अंदर ब्लॉकेज हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, दैट इज पोस्ट रीनल AKI। मतलब वहां किडनी बहुत बड़ी है, सब कुछ फिल्टर कर दिया और पूरा बॉडी से सारी गंदगी निकालने की तैयारी है, यूरिन के थ्रू जा रहा है लेकिन यूरिन ही बाहर नहीं निकल रहा। अब फाइनली अगर यूरिन बाहर नहीं निकले, ब्लैडर है, ब्लैडर से अगर आउटफ्लो ही नहीं हो पा रहा तो वो क्या होगा, ब्लड यूरिया और सारा यूरिन वहीं पड़ा रहेगा, और उसके कारण क्या होगा, बॉडी में ब्लड यूरिया बढ़ेगा, नाइट्रोजन बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो इवन दो योर इन द पोस्ट रीनल AKI, सो आप देखा जाएगा पोस्ट रीनल और प्री रीनल के आप पैथोफिजियोलॉजी देखो लगभग सेम है। मतलब दोनों में किडनीज अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन एक में इनफ्लो इफेक्ट हो रहा है, एक में आउटफ्लो इफेक्ट हो रहा है। तो किडनी फंक्शन एज सच, किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी लेकिन रिपोर्ट्स अब नॉर्मल रहेगी, और दोनों में सिमिलरिटीज भी आएगी, अपने डिस्कस करते हैं। अब फाइनल प्री रीनल AKI शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है, टू रिमूव बैड थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी। जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड जो है, जैसे ब्लड यूरिया है, वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसको बाहर निकालेगा। पोटेशियम हाइपरकैलेमिया एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसको बाहर निकालेगा।
H+ एसिड एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसको बाहर निकालेगा। कोई भी चीज जो बॉडी के लिए बुरी है, एक्सेस में होगी, उसको किडनी बाहर निकालेगा। तो जब भी किडनी डैमेज हो, भले एक्यूट हो भले क्रॉनिक हो, आपको हाइपरकैलेमिया दोनों में मिलेगा, आपको एसिडोसिस दोनों में मिलेगा, आपको फ्लूइड ओवरलोड दोनों में मिलेगा, आपको हाइपरटेंशन दोनों में मिलेगा। तो किडनी का बेसिक फंक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये चीजें निकालने का काम करता है, बुरी चीजें निकालने का काम करता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। अब प्रीरिनल एकेआई के अंदर मैंने आपको बताया, अब सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और प्रीरिनल एकेआई ऐसा है जो हमने सबसे ज्यादा देखा है। रीनल एकेआई भी होते हैं, पोस्ट रीनल भी होते हैं, लेकिन प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल आर वन ऑफ द कॉमन दैट वी सी इन द वार्ड्स। तो होता क्या है, जैसे एक पेशेंट आया, सपोज स्टारवेशन का, ठीक है, और उसने 10 दिन से भूख हड़ताल पर है। हमारे पास था, जैसे एक पेशेंट था, लाइक मेनी ऑफ यू नो, वन ऑफ द बाबा दैट वाज कन्विक्टेड फॉर द रेप इन जोधपुर, है ना। तो उसके फेवर के प्रोटेस्ट के लिए देयर वाज वन गाय दैट वाज ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 10 days, है ना। वो हमारे वार्ड में आया, बिकॉज पुलिस टुक हिम कि इफ ही विल डाई, तो वो एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है सरकार का। तो उनको, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, दे एडमिटेड इन दैट, और वी गॉट हिज रूटीन्स, एंड उसकी रिपोर्ट क्या थी, ब्लड यूरिया वाज 150, क्रिएटिनिन वाज 2, है ना, एंड देयर वाज हाइपरकैलेमिया। व्हाई? बिकॉज दैट पेशेंट वाज डिहाइड्रेटेड फॉर 10 days, he had no water for 10 days. So suppose ये आप सिनेरियो समझो कि अब उसकी बॉडी में पानी नहीं आ रहा था 10 दिन से, तो उसका रीनल परफ्यूजन क्या था, पुअर था। रीनल परफ्यूजन पुअर होगा, तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट करा, एनीबडी टाइप इन द चैट कि अगर ब्लड, किडनीज को ब्लड सप्लाई पुअर मिल रही है या उसका परफ्यूजन पुअर है, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? एनीबडी प्लीज। रास, बहुत सही प्रशांत। इसके साथ साथ मैंने आपको, बहुत बढ़िया, काफी लोग जवाब देने लगे, अच्छा ठीक है। इसके साथ साथ जो एक और सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट इज एडीएच। दोनों सिस्टम एक्टिवेट होंगे, बिकॉज इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना, एंटी डायूरेटिक। जब आप ऑलरेडी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो क्या आप उसमें डायूरेसिस चाहते हो? नो, अपने नहीं चाहते कि अपनी बॉडी से पानी निकले, तो अपनी बॉडी में एडीएच बढ़ जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पानी रिटेन करने का काम करता है। तो व्हाट विल हैपन इज, रास एक्टिवेट होगा तो वो फ्लूइड ओवरलोड कराएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड होता है। और एकेआई वाले पेशेंट में इसीलिए रास एक्टिवेट होता है, तो प्री रीनल एकेआई में क्या होएगा, बीपी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रास क्या करता है, बीपी को ज्यादा। तो बहुत बार प्री रीनल एकेआई के पेशेंट का बीपी आपको 180, 200, यू मे नीड टू गिव लेबेटालॉल, ठीक है, क्योंकि रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सेकंड ऑफ ऑल, अब उसकी रिपोर्ट मैंने आपको बड़ी स्पेसिफिक बताई, उसका ब्लड यूरिया वाज थ्रू द रूफ, इट वाज 150, 180, एंड हिज क्रिएटिनिन वाज ओनली 2। व्हाई? बिकॉज रीनल डिरेंजमेंट तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन द एडीएच क्या होता है, एडीएच पानी को निकालने के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। और ब्लड यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन अगर कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ेगा, तो ब्लड में क्या होगा, यूरिया बढ़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ ब्लड यूरिया तो मिल रहा है 200, 150, और क्रिएटिनिन मिल रहा है 2। तो दैट इज, आपको इतनी बात समझ आ गई इस सारे केस से कि प्री रीनल एकेआई में बीयूएन और क्रिएटिनिन का रेशियो जो अपने याद करते रहते हैं, दैट इज 20:1, एटलीस्ट 20:1 या इससे ज्यादा होगा, तो यू कैन से इट इज प्री रीनल एकेआई। दूसरी बात, मैंने कहीं भी क्या बोला कि इसके पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है? नहीं, इसकी किडनी टोटली फाइन काम कर रही है, बस उसको परफ्यूजन पुअर है। परफ्यूजन पुअर है, अगर मान लो शॉक के साथ भी आया है, या फिर उसको 10 एपिसोड वॉमिटिंग के हो गए, 10 एपिसोड वॉमिटिंग के हो गए, तो उसका 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड का डेफिसिट हो गया। अब फ्लूइड का डेफिसिट हुआ तो रीनल फ्लो पुअर हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला, किडनीज आर टोटली फंक्शनल। किडनी फंक्शनल है, तो किडनी का काम मैंने अभी आपको क्या बताया, सॉल्ट और वाटर को रिटेन रखना, पोटेशियम को बाहर निकालना, और यूरिन को कंसंट्रेट करना। क्योंकि अगर मेरी बॉडी से 10 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग हो चुके हैं, तो व्हाट आई वांट इज कि मेरी बॉडी से और पानी ना निकले, तो मैं फ्लूइड को रिटेन रख पाऊं। तो और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी से सॉल्ट निकले, है ना, क्योंकि सॉल्ट जहां होगा वहीं पानी जाएगा।
तो मेरी बॉडी सॉल्ट भी रखना चाहेगी और वाटर भी रखना चाहेगी, तो मेरा यूरिन बहुत ही कंसंट्रेटेड और डार्क बनेगा अगर मेरे को 10 एपिसोड वॉमिटिंग, 10 एपिसोड डायरिया आगे, या फिर डीके का पेशेंट। कैन एनीबडी टाइप इन द चैट व्हाट इज द फ्लूइड डेफिसिट ऑफ ए डीके पेशेंट? Like if a 30-year-old, 20-year-old female comes with diabetic ketoacidosis with a ketone of 8 and blood sugar of 400, what is like at least deficit जो उस पेशेंट में होगा कि यार इतना पानी की कमी है इसमें? एनीबडी इन द चैट? सारे आप लोग एमडी बनोगे थोड़े टाइम में, या अभी जो हो फर्स्ट ईयर, उनसे क्वेश्चन कॉमनली बोर्ड में पूछा जाता है। ऐसा मत करो यार, देखो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर देयर इज मिनिमम डेफिसिट दैट वी से। अच्छा यार, आवाज क्लियर नहीं आ रही। वन सेकेंड यार। यार भूमराज, अभी वॉइस क्लियर है आपको? हैंड रेस करके बता दो। और वॉइस का इश्यू सभी को आ रहा है, क्या सीन आ रहा है? बाकी सबको क्लियर आ रहा है? यार भूमराज, एक बार आप अपना और क्या नाम, चैट ऑफ करके ऑन करो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्लियर आ रही है। जो हैंड रेस कर रहे हैं, क्लियर आ रही है सबको? नहीं नहीं यार, जोधपुर में दिक्कत है। चलो ठीक है। तो होता क्या है कि आपका प्री रीनल एकेआई में देयर इज डिहाइड्रेशन, डीके में आई होप बोमराज नाउ वॉइस इज क्लियर, है ना? तो डीके के अंदर क्या होता है? ओके नाइस सर। डीके के अंदर देयर इज फ्लूइड डेफिसिट ऑफ 3 to 4 लीटर एटलीस्ट। कोई अब चैट में बताओ व्हाट इज द फ्लूइड डेफिसिट इन ए पेशेंट ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का मेडिसिन के वार्ड में बहुत कॉमनली पेशेंट पड़ा रहता है, कोई बताएगा कितना फ्लूइड डेफिसिट होता है? देखो यार, एटलीस्ट 6 लीटर फ्लूइड डेफिसिट होता है, उतना सारा पानी कम होता है। तो डीके का पेशेंट और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट आएगा ना, तो कभी भी उसको धमाधम ऐसा नहीं कि मान लो वो शॉक में आएंगे। डीके का वेरी सीवियर डीके कम्स विद शॉक एंड पेंक्रेटाइटिस मोस्टली प्रेजेंट विद शॉक। तो उस पेशेंट में ऐसा नहीं कि आप पीएचसी पे बैठे हो, एक पेशेंट है, सी एल्कोहलिक पेशेंट है, दबा के दारू पीता है, और यहाँ उसके सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है एपिगेस्ट्रिक, और रेडिएटिंग टू द बैक है, और परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है, बीपी देखा 90 है, आपने हाथ लगाया सीवियर टेंडर है, आपने अमाइलेस कराया ज्यादा है, लाइपेस कराया ज्यादा है, यू थिंक इट इज पेंक्रेटाइटिस, इट इज पेंक्रेटाइटिस। तो आपको ऐसा नहीं कि शॉक में सीधा नॉरेड लगा के भेजा, यू थिंक यू आर सेविंग द पेशेंट बट एक्चुअली वी आर किलिंग हिम। आपको उसका 6 लीटर फ्लूइड, देखो बॉडी में अगर बीपी कम है तो उसके दो रीजन है, या तो वेसल्स डायलेट हो चुकी है तो वहां तो वेजोप्रेसर दो, जैसे नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। दूसरा रीजन क्या होता है, इन वेसल्स में पानी कम है, तो पानी कम है तो आप कितना भी उसको टाइट कर लो, वो इवेंचुअली इट विल नॉट सेव द पेशेंट। जहां पानी की कमी है वहां आपको पानी ही देना पड़ेगा। तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, 6 लीटर फ्लूइड डेफिसिट के साथ आया है, आप पीएचसी पे बैठे हो, उसका बीपी 90/60 है और वो शॉक के अंदर है, तो आपको उसको नॉरेड लगा के रेफर नहीं करना है, आपको उसको एटलीस्ट वहीं के वहीं, आप नॉरेड तो आप शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज लाइफ सेविंग, बट आपको इमीडिएटली उसमें 2 to 3 लीटर फ्लूइड देना है, फुल एग्रेसिवली 2 IV कैनुला से फ्लूइड देना है, देन सेंड हिम टू द रेफरर, है ना? आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ नॉरेड लगा के भेजना है, यू मस्ट स्टार्ट द फ्लूइड। तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, परफ्यूजन पुअर है, तो रीनल रीनल सिस्टम नॉर्मल है लेकिन उसका सप्लाई पुअर है, तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर किडनी रिटेन रखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। तो यूरिन क्या कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट होगा? यूरिन बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो बताओ, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ये बहुत सिली मिस्टेक है। मैंने बोला है कि मेरी बॉडी में प्री रीनल एकेआई है, मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, तो क्या मेरा यूरिन कंसंट्रेटेड होगा? इट इज क्लियर, आपको सबको क्लियर, इट इज कंसंट्रेटेड, इट विल बी कंसंट्रेटेड। तो अब ये बात बताओ, यूरिन मेरा ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, इतना बता दो। हाँ बिल्कुल सही नमन और भूमराज, यूरिन ऑस्मोलैलिटी विल
इंक्रीज, है ना। आयुषी देखो यहाँ आपने सिली मिस्टेक कर दी, और ये कॉमन है ना, ऐसा नहीं कि आपसे हुआ है, सबसे होता है। और अभी अपने सोच के बोल रहे हैं, पेपर में मैक्सिमम लोगों से गलती होती है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी विल बी थ्रू द रूफ, इट विल बी मोर देन 500। ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होने का मतलब कंसंट्रेटेड है चीज, ठीक है। और ऑस्मोलैलिटी कम होने का मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है चीज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर पेशेंट प्री रीनल एकीआई का है, तो उसके आप ये सारे टेबल्स रटते रहते हो ना, उसी का मैं सारा समरी बता रहा हूँ कि पेशेंट का यूरिन की रिपोर्ट में क्या होगा, यूरिन एस्मोलैलिटी विल बी मोर देन 500। और मैंने बताया बॉडी सॉल्ट को रिटेन रखना चाह रही है, तो क्या सोडियम रिलीज होगा यूरिन में? नहीं, सोडियम नहीं रिलीज होगा। तो आप क्या पढ़ते हो, कॉपी में पढ़ोगे आप, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम विल बी लो, मतलब बहुत कम सोडियम बाहर जा रहा है यूरिन के अंदर। और ब्लड यूरिया इज टू क्रिएटिनिन का रेशियो विल बी मोर देन 20:1। तो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ प्री रीनल एकेआई। रीनल एकेआई में आप इन सारों को चेंज कर दो। रीनल एकेआई में मैंने बोला किडनीज आर नॉन फंक्शनल, किडनीज नॉन फंक्शनल है, किडनीज काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, तो रीनल ट्यूब्यूल्स काम नहीं करेंगे। तो नॉर्मल किडनी का काम क्या है, सॉल्ट और वाटर रिटेन रखना। अब ये नॉर्मल किडनी नहीं है, सॉल्ट और वाटर रिटेन नहीं रख पाएगी। तो इस पेशेंट का रीनल एकेआई का यूरिन की रिपोर्ट में क्या होगा, यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। तो बताओ यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? अगेन आई एम आस्किंग, टाइप इन द चैट क्विकली। यूरिन ऑस्मोलैलिटी विल बी वेरी लो, इट विल बी वेरी डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। तो उसके अंदर आपको यूरिन ऑस्मोलैलिटी विल बी लेस देन 350, ठीक है। यू ऑल आर राइट, ठीक है। दूसरी बात, ये किडनी नॉर्मल नहीं है, सॉल्ट और वाटर रिटेन नहीं रख पा रही है बिकॉज वी हैव डैमेज द किडनी। तो इसके अंदर आपका सोडियम जो है, सोडियम रिटेन नहीं रह पाएगा, सॉल्ट रिटेन नहीं रह पाएगा। तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सोडियम बॉडी से निकलता जाएगा, सोडियम बॉडी अपनी बॉडी रिटेन नहीं रख पाएगी सोडियम को। तो दीज आर द पॉइंट्स, डिफरेंसेस बिटवीन प्री रीनल और रीनल एकेआई की रिपोर्ट में। तो रीनल एकेआई जैसे उसकी रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा, ब्लड यूरिया 60 और क्रिएटिनिन मिलेगा 3, ठीक है। तो 10:1 का रेशियो हो गया। लेकिन प्री रीनल एकेआई के पेशेंट की रिपोर्ट कैसे मिलेगी, ब्लड यूरिया होगा 200 और अपना क्रिएटिनिन होगा 2। तो रेशियो कितना मिला, इसका 20 मिल गया अपने को रेशियो, ठीक है। 10 रेशियो मिल गया। 200/2 करो इसको, कितना आएगा, 100 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो वुड बी 20, मोर देन 20:1। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्री रीनल एंड रीनल एकेआई। अब प्री रीनल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया शॉक होएगा, है ना। एनी शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, सब में बीपी कम हो रहा है 90/60 से, तो रीनल परफ्यूजन कम हो रहा है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, अल्टीमेटली शॉक वाले केसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन, मेनली टॉकिंग अबाउट शॉक। शॉक अगर लंबे टाइम तक आप किडनी में रख दोगे, तो शुरुआत में तो प्री रीनल एक ही रहेगा, लेकिन शॉक में थोड़े टाइम बाद, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलेंट नेक्रोसिस। क्योंकि किसी की ब्लड सप्लाई आप सफिशिएंट ब्लड सप्लाई ज्यादा टाइम के लिए आप उसको ऑब्लिटरेट करके रख दोगे, तो वो अल्टीमेटली टिश्यू नेक्रोस्ड हो जाएगा, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एकेआई, वो एक एक्सेप्शन है। तो शॉक के एग्जांपल, डिहाइड्रेशन के मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोले जो हमारे पास आते हैं। पेशेंट को 10 एपिसोड वॉमिटिंग होंगे, रिपोर्ट में आएगा ब्लड यूरिया 100, क्रिएटिनिन 1.8, अटेंडेंट आपको बोलेगा डॉक्टर साहब इसके तो गुर्दे खराब हो गए, क्या मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊं क्या? आपको बोले नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, इट इज ओनली ड्यू टू डिहाइड्रेशन, जस्ट गिव हिम आईवी फ्लूइड्स। आप 3 दिन वेट करोगे, 7वें दिन उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। देन पेशेंट डीके के साथ आया, आप उसका डीके, सीवियर डीके का पेशेंट आया, उसके यूजुअली हमारे पास आते हैं, वो उनका क्रिएटिनिन मिलता है हमारे को 1.6 और ब्लड यूरिया मिलता है 150। तो उसको भी बताना है कि नहीं यार, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी अभी नहीं हुई है, चिंता करने की बात नहीं है, इट इज ओनली प्री रीनल एकेआई। डेंगू के पेशेंट्स के अंदर बहुत बार कॉमनली हमारे को ये फॉर्मेट मिलता है। उसके अलावा अपना डेंगू हो गया, पेंक्रेटाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीके इज वेरी कॉमन, ठीक है। डीके हो गया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया। कैन एनीबडी टाइप 2 केसेस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस? ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जहां रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक केस भी बताया हुआ है।
बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, आई थिंक यू हैव अटेंडेड दैट क्लास, टाकायासु आर्थराइटिस है ना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, बहुत ही बढ़िया। फाइब्रोमाइल्जिया, अब ये अगर आपने बता दिया, कोई भी बंदा बताओ फाइब्रोमाइल्जिया के एंजियोग्राफिक फाइंडिंग क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आता है, एज इट इज आएगा। एक सीटी स्कैन दिया हुआ, सीटी एंजियो, बहुत ही बढ़िया है ना। बीडीड अपीयरेंस होती है ना, उसमें छोटी छोटी बीडीड अपीयरेंस होगी, क्योंकि मल्टीपल लेवल पे ब्लॉकेज होता है अपने रीनल आर्टरी का, तो इट प्रोड्यूसेस ए बीडीड अपीयरेंस ऑफ द रीनल आर्टरी, दैट इज नोन एज बीडीड अपीयरेंस इन फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। आई थॉट अनिरुद्ध you typed fibromyalgia. Fibromyalgia is an entirely different thing. It is a psychiatric plus medicine disorder जहाँ पेन होता है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, एफएमडी। ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने मजे लेने की कोशिश करी तो वो एक ऑप्शन देगा फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, एक देगा फाइब्रोमाइल्जिया, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये अपने प्री रीनल ए के एक एग्जांपल है। जनरल ट्रीटमेंट एज यू अंडरस्टूड, आप रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को छोड़ दो, इन सब के अलावा आप उस सब में ट्रीटमेंट क्या करोगे, आपको बेसिकली पेशेंट को हाइड्रेट करना है, तो आईवी फ्लूइड दोगे। दूसरी बात, अगर शॉक में है, हाइड्रेशन से भी सही नहीं हो रहा, तो आप वेजोप्रेसर दोगे, नॉर एड्रेनलिन लगाओगे, उसके डोपामिन लगाओगे, ताकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करके रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए, ठीक है। और उसके अलावा डीके का अंडरलाइन कॉज को हमेशा ट्रीट करोगे। सेप्सिस का कॉज सेप्टिक शॉक है, तो आप सेप्सिस को तो ट्रीट करोगे ही करोगे, यू मस्ट गिव हिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कार्डियोजेनिक शॉक है, तो मान लो कार्डियोजेनिक शॉक का कारण क्या है, एक्यूट एमआई आ गया और इसको एंटीरियर वॉल एमआई आ गया, नॉर्मल एंटीरियर वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और यहाँ इतना बड़ा ब्लॉकेज आ गया, अभी एंटीरियर वॉल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही, चुपचाप पड़ी हुई है, तो कार्डियक आउटपुट पुअर है, एक ही हो गया। तो आपको ऐसा नहीं कि धमाधम फ्लूइड और वेजो प्रेशर देते रहे, उस पेशेंट के उस एमआई को बचाओ, जस्ट थ्रोम्बोलाइज हिम और डू एंजियोप्लास्टी, तो उसका वापस परफ्यूजन बढ़िया होगा, बढ़िया कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका किडनीज बिल्कुल मस्त सही हो जाएगी। तो इसीलिए एकेआई के कॉज को बहुत एग्रेसिवली ढूंढना है और उसको ढूंढ के बहुत जल्दी सही करना है, वरना क्या होगा, वरना क्या होगा, उस पेशेंट की किडनीज एकेआई से एटीएन में चली जाएगी और वो लाइफ लॉन्ग सीकेडी का पेशेंट बन जाएगा। दैट इज व्हाई एकेआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वन आई विल टेल यू इज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, ठीक है, सॉरी, एथेरो एम्बोलिक एकेआई, है ना। इट इज दो एकेआई थोड़े से अलग से हैं प्री रीनल में, वन इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वो अपनों ने डिस्कस कर लिया, सेकंड इज एथेरो एम्बोलिक डिजीज, ये भी एक टाइप का रीनल एकेआई है। और एक है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। देखो नॉर्मली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग भी कंसीडर अंडर अंडर द कैटेगरी ऑफ रीनल एकेआई, की नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब जहां ड्रग्स किडनी को अफेक्ट कर रही है तो किडनी के ट्यूब्यूल्स को डैमेज करेगी, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, पेनिसिलिन्स हो गए, रिफाम्पिसिन होगी, दीज आर रीनल एकेआई। लेकिन तीन चार ड्रग्स ऐसी है जो कि क्या करती है, किडनीज में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बंद करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बंद करती है तो रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, कम होता है। तो इट इज आल्सो एक्टिंग लाइक ए शॉक स्टेज फॉर द किडनी। तो जो रीनल अपना नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसे दो चार है, जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गया, एनसेड्स हो गए, एनसेड्स भी क्या करते हैं, रीनल परफ्यूजन कम करते हैं। NSAIDs can injure kidney both the mechanism, that is pre-renal perfusion कम करके, और वो ATN भी कराते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स है जो प्री रीनल एके ही कराती हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए, नोट्स में मैं बता दूंगा कैसे कराती है, वो बस पता होना चाहिए। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करेगी और उससे क्या होगा, रीनल परफ्यूजन पुअर होगा। तो अल्टीमेटली किडनी को खुद से मतलब है, ठीक है। अगर उसके खुद को, उसके पास आपने ब्लड फ्लो बढ़िया आ रहा है, बढ़िया जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, भले ही पूरी बॉडी मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसके पास ब्लड फ्लो कम आ रहा है ना, तो वो यही मानती है कि पूरी बॉडी शॉक में है, अब मेरे को बॉडी को बचाने की जरूरत है, मेरे को बॉडी में फ्लूइड रोकने की जरूरत है क्योंकि पानी की कमी है, मेरे को बॉडी में सॉल्ट रोकने की जरूरत है क्योंकि सॉल्ट की कमी है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में आप देखो, ये जो रीनल आर्टरी है, ब्लॉकेज है, ठीक है, ब्लॉकेज है, बॉडी में मेरा बीपी होगा उस टाइम 200, लेकिन स्टिल मेरे किडनीज को ये लगेगा कि यार आई एम इन शॉक, तो उसकी मेरी किडनीज क्या करेगी, धमाधम अमाउंट में रास रिलीज करेगी और मेरा बीपी बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए आप पढ़ते हो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में हाइपरटेंशन में आप सबको बताया था,
Type anybody in the chat most common cause of secondary hypertension. ऐसे मत करो यार, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, है ना, ये अपनों ने डिस्कस भी करा था पिछली बार। तो आप समझ गए रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर से बीपी बढ़ रहा है लेकिन किडनी के पास सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो किडनी को लग रहा है यार बीपी कम है, वो वापस से रास सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करता है, वापस बीपी बढ़ता है, एक विशियस साइकिल चलती रहती है। इसीलिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी रास मैकेनिज्म है, इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की, ये सब क्वेश्चंस है यार, डू नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एस इनहिबिटर, टेलमिसार्टिन दोगे, रेमिप्रिल दोगे, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एस अपना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। लास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, एथेरोएम्बोलिक डिजीज। Suppose I have a MI, I have a anterior wall MI. आई केम टू यू विद चेस्ट में, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है मेरे को पूरा, आपने अर्जेंट मेरी वाइटल्स लिए, आपने मेरी ईसीजी करी, यू फाइंड एंटीरियर वॉल एमआई। एज ए गुड डॉक्टर आप पीएचसी पे बैठे हो और आपने धमाधम, आपकी फुल प्रैक्टिस है, आपको फुल नॉलेज है, आपने मेरे को थ्रोम्बोलाइज भी कर दिया पीएचसी पे, थ्रोम्बोलाइज थग लाइफ की तरह, और आपने मेरे को लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन भी दे दिया, थोड़े टाइम बाद आपने मेरे को एस्पिरिन भी दे दिया, और आपने बोला अब आप जयपुर जाओ या दिल्ली जाओ और गेट ए एंजियोग्राफी। तो मैंने आपकी बात मानी और मैं एंजियोग्राफी कराने गया। आई एडमिटेड इन द एनी हॉस्पिटल, मान लो सपोज करो मैं अपने एल्यूमिनाई हॉस्पिटल एसएमएस में चला गया और मेरा बेसलाइन क्रिएटिनिन नॉर्मल था। आई गॉट ए इनसाइड फॉर ए एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी के मैंने आपको बताया था, या तो आप रेडियल आर्टरी से कर लो, बहुत तगड़ा कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो वो रेडियल आर्टरी से करेगा, या फिर आप फीमोरल आर्टरी से कर लो। मान लो उन्होंने फीमोरल आर्टरी से करी, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी आपका क्वेश्चन है, कौन सी होती है, एओर्टा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, एओर्टा। तो सपोज करो अब कार्डियोलॉजिस्ट नीचे एओर्टा से आ रहा था फीमोरल आर्टरी के द्वारा और मेरे हर्ट में जाना चाह रहा था, इधर मेरे हर्ट में इधर जाना चाह रहा था। अब एओर्टा में आते आते वो आगे से क्या हो रहा है, गाइड वायर जा रहा है, तो चांसेस कई बार, मतलब हमने 3 साल में अब तक नहीं देखा लेकिन इट हैपन्स कि होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली आप जब एब्डोमिनल एओर्टा में से जा रहे होते हो तो कई बार जो साइड में एथेरोस्क्लेरोसिस है उसका कोई पोर्शन आपसे ब्रेक हो जाता है, और वो छोटा सा एथेरोस्क्लेरोसिस का जो पोर्शन है, ऐसे मल्टीपल पोर्शन एम्बुलस बन के अपनी बॉडी में घूमने लग जाते हैं फ्रीली। अब वो जहां जहां जाके छोटी वेसल में ब्लॉक होंगे, अब वो रीनल आर्टरी में जाके ब्लॉक हो गए, तो वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की तरह बिहेव करने लगेगा, मेरे अगले दिन आरएफटी डिरेंज हो जाएगा, रीनल फंक्शन डिरेंज हो जाएगा। वो मेरे टोज में जाके, फिंगर नहीं, नीचे पैरों के टोज में जाके ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लू टोज करा देगा। तो आप, और मेरे को फीवर भी करा देगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूम रहा है और वो भी खुला घूमेगा, तो इट विल इंड्यूस ए एलर्जिक रिएक्शन, तो फीवर होगा, रैश होगा, इयोसिनोफिल बड़े होंगे और ब्लू टोज होंगे। ये 4 बातें अगर दी हुई है एंजियोग्राफी के साथ में, तो आपका स्पॉट डायग्नोसिस क्या है, एथेरोएम्बोलिक डिजीज। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लक पर है, यू जस्ट वेट एंड वॉच, गिव आईवी फ्लूइड्स, मेंटेन इनपुट आउटपुट, मेंटेन द हाइड्रेशन, एंड यू जस्ट वेट, ठीक है। और इवेंचुअली इट मे टर्न आउट टू बी नॉर्मल। क्योंकि पेशेंट बहुत बार आपको बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी गलती है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी होगी मेरे को, तो यू कैन से कि देखो, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी में देयर विल बी नो ब्लू टोज, देयर विल बी नो यूसिनोफिल यूसिनोफिलिया, देयर विल बी नो रैश, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आप बोल पाओगे कि नहीं यार एथेरोएम्बोलिक डिजीज है, ये किसी को भी हो सकती है, ये ऐसा सच हमारा फॉल्ट नहीं है। इवन कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी भी किसी को हो सकती है, तो आपको दोनों में डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसका एथेरोएम्बोलिक डिजीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी के अंदर आपको आईवी फ्लूइड, डायूरेटिक और एनेस्टाइलसिस्टीन देना है, ठीक है। जो बेसिक इसका फंडा रहता है वो अपने कल डिस्कस करेंगे रीनल एकेआई में, टू डिक्रीज द कांटेक्ट टाइम विद द डैमेजिंग थिंग, ठीक है। आप कांटेक्ट टाइम डिक्रीज कर दो, डायूरेटिक को फ्लूइड देके फटाफट फ्लश करते रहो किडनी को, तो वो किडनी को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो these all are the types of the pre-renal AKI. In 1 minute I will show you the slides.
फाइनल एक जनरल गाइडलाइन बताता हूँ ट्रीटमेंट का। हर जगह स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो देना ही है, लेकिन जनरल ट्रीटमेंट क्या देना है? आईवी फ्लूइड देना है, हाइड्रेट करना है प्रॉपरली। और जो जनरल ट्रीटमेंट पूरे नेफ्रो के हैं वो एक ही चीज है भाई, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है। पोटेशियम ज्यादा हो गया तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करो, पोटेशियम कम हो गया तो हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करो। और उसके अलावा हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोनेट्रेमिया के लिए वॉच आउट रहना है। और बीपी ज्यादा हो सकता है, मैंने बताया था इस सिस्टम में रास ओवर एक्टिवेट होगा, तो एक डिहाइड्रेटेड पेशेंट का बीपी भी आपको 180 मिल सकता है, तो आपको उसको एंटी हाइपरटेंसिव देने हैं। और फाइनली डायलिसिस। एनीबडी इन द चैट, मान लो मेरा क्रेटिनिन 10 है, मेरा यूरिन आउटपुट 1 लीटर है, मेरा ब्लड यूरिया 80 है, क्या आप डायलिसिस करोगे? अगेन आई विल टेल यू, मेरा क्रेटिनिन है 10, मेरा ब्लड यूरिया है 30, और मेरा यूरिन आउटपुट है 1 लीटर, पोटेशियम नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, क्या मेरा डायलिसिस करोगे आप? कोई भी बताओ यार, यू कैन बी रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यहाँ आपसे ना आपका पेशेंट जा रहा है, यहाँ ना आपके मार्क्स जा रहे। कोई तो बताओ यार, ऐसे मत करो। और हाँ, भूमराज ने बोला है यस। और कोई बताओ, क्या डायलिसिस करोगे? नो, वेट एंड वॉच, है ना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है कुछ जगह है क्रिएटिनिन की भी कुछ वैल्यूज है वेयर यू डू डायलिसिस, बट द मेन इंडिकेशन इज कुछ 4-5 चीजें होती है। क्रिएटिनिन उन मेन इंडिकेशन में डायलिसिस में नहीं आता, वो अदर फैक्टर्स के साथ कंसीडर करोगे। तो आपको क्रिएटिनिन की रिपोर्ट से कभी भी नहीं बोलना कि आप डायलिसिस कराओ जाके, है ना। हमने बहुत बार एक के पेशेंट देखे हैं जिनमें 5, 6, 7, 8 तक क्रिएट गए, एंड वी जस्ट हाइड्रेटेड देम, वी जस्ट डिड मेंटेन द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी, और patient returned back to the normal without any need of dialysis, because dialysis itself is a long procedure, and a initial first to dialysis are also risky also। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि किसी भी पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया। तो डायलिसिस का इंडिकेशन क्या क्या स्पेसिफिक होते हैं। जो किडनी का काम है उनको देखो, किडनी का काम क्या, पोटेशियम निकालना। तो रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, ऐसा हाइपरकैलेमिया जो ड्रग्स देने से भी सही नहीं हो रहा, तो ट्रीटमेंट क्या है, डायलिसिस। रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसा एसिडोसिस जो सोडा बाइकार्बोनेट ट्रीट करने पे भी सही नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट क्या है, डायलिसिस। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, अगर बॉडी में एक्सेसिव, किडनी का काम क्या है, रिटेन भी रखना, लेकिन साथ में यूरिन निकालना भी तो किडनी का काम है। अगर वो यूरिन बिल्कुल नहीं निकालेगी तो मैं जितना पानी पीऊंगा सारा मेरी बॉडी में रहेगा, और एक्सेस फ्लूइड जब भी बॉडी में रहता है वो एक्स्ट्रा वेसेट करता है, तो ऐसे ही मेरे लंग्स में एक्स्ट्रा वेसेट करेगा, तो आई विल हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपनिया, और मेरा बीपी 250 है। तो दिस एक्यूट पल्मोनरी एडीमा इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, पानी नहीं निकल पा रहा बॉडी से। यूरिया को निकालना भी बॉडी का काम है। तो जब भी बॉडी में यूरिया होता है, देखो यूरिया क्या होता है, अल्टीमेटली नाइट्रोजन है। तो यूरिया जहां ज्यादा होगा वहां खराब करेगा। अब ब्रेन में ज्यादा हो गया तो इट विल कॉज यूरेमिक एनसेफेलोपैथी। मेरी दिल में ज्यादा हो गया तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ अर्जेंट डायलिसिस। आपको यू जस्ट नीड डायलिसिस इवन इफ योर पेशेंट हैज ए क्रिएटिनिन ऑफ 3, यू विल स्टिल गो टू डायलिसिस, है ना। 3 क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया 30 है, लेकिन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा है, गो फॉर डायलिसिस। यूरिया क्रिएट उसका क्रिएटिनिन है 4, ब्लड यूरिया है 50, और उस यूरेमिक आपको पेरिकार्डियल रब सुनाई दे रही है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है, गो फॉर डायलिसिस। तो कहने का मतलब ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन से आप डायलिसिस नहीं डिसाइड करोगे, आप किडनी के फंक्शन से डिसाइड करोगे। जो 4-5 फंक्शन है वो खराब हो गए और सही नहीं हो रहा, गो फॉर डायलिसिस, अर्जेंट डायलिसिस, नो मैटर द ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, जस्ट गिव मी ए थम्स अप कि अगर अब स्पीड इनफ है, किसी को ज्यादा तो नहीं लगा अब तक, जो बात है वो कम्युनिकेट हो गई, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, फिर अगर स्पीड ज्यादा लगे प्लीज डू टेल मी एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आई विल स्लो डाउन। ठीक है यार, एवरीबडी इज फीलिंग कंफर्टेबल। आज अपने आप फटाफट वी विल गो थ्रू द नोट्स, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक डाउट्स फ्रॉम एनीबडी। जो भी प्रॉब्लम होगी वी विल डिस्कस, है ना। आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ, एंड देन वी विल डिस्कस द टॉपिक। ओके, डायलिसिस का तो
थोड़ा दोबारा बता दो। डायलिसिस का देखो सिंपल सा ये है कि डायलिसिस जो किडनी के काम है वो नहीं हो पाएंगे तो आपको डायलिसिस कराने हैं। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम पोटेशियम निकालना है। तो नॉर्मल हाइपरकैलेमिया में डायलिसिस नहीं करोगे। मान लो मेरा पोटेशियम 6 हो गया तो मेरे को डायलिसिस नहीं करोगे, लेकिन मेरा पोटेशियम 6 है, आपने इंसुलिन दे दी, मेरे को शुगर दे दिया, आपने मेरे को डेक्सट्रोज दे दिया, आपने मेरे को साल्ब्यूटामॉल दे दिया, आपने मेरे को सोडा बाइकार दे दिया, आपने अपनी पूरी जान लगा ली, और आप 12 घंटे से परेशान हो, मेरा पोटेशियम अभी भी 6 या 7 है, और मेरे ईसीजी में टॉल टी वेव आ रहे हैं, तो मेरे दिल को बचाने के लिए आप मेरा डायलिसिस कराओगे। तो जो भी किडनी का काम है वो सही नहीं हो रहा। जैसे रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेरी किडनी का काम क्या है? यूरिन और पानी निकालना। अगर बॉडी से पानी नहीं निकलेगा तो वो एक्स्ट्रा पड़ा रह के, किडनीज के एक्स्ट्रा पड़ा रह के वो ब्लड से एक्स्ट्रा वेसेट होके लंग्स में जाएगा, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, तब भी आप डायलिसिस करोगे। और अगर यूरिया ज्यादा, अब यूरिया निकल नहीं पा रहा किडनी से, तो ब्लड में यूरिया ज्यादा होगा तो ब्रेन में ज्यादा होगा, तो वो डैमेज कराएगा ब्रेन सेल्स को। यूरेमिक एनसेफलोपैथी, पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम है, ब्लड यूरिया 200 है और आपको और कोई कॉज नहीं मिल रहा, गो फॉर डायलिसिस। पेशेंट के चेस्ट पेन है, पेरिकार्डिटिस का पेन है, आपको पेरिकार्डियल रब मिल रही है और आपने ऑस्कल्टेट करा, रब मिली, यूरिया 200 है, यू फिर गो फॉर डायलिसिस, भले ही क्रिएटिनिन उसका 3 हो और ब्लड यूरिया 200 हो। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, डाउट हो देन वी विल अगेन डिस्कस इन द लास्ट, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अपने एक या आज वाला फटाफट एक डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। देखो, अब अपने शुरू करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। देखो, एक्यूट किडनी इंजरी सडन होती है, पहली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मेन चीज ये ओवर द आवर्स होगी। और ये एक बात लिख लेना, मैंने ये चीज नोट्स में लिखी नहीं, रिवर्सिबल होगी। इफ ट्रीटेड अर्ली, इफ ट्रीटेड अर्ली इट विल बी रिवर्सिबल। दूसरी बात, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट ट्रीटमेंट है, डिफरेंट प्रोग्नोसिस है, इसीलिए डायग्नोसिस जरूरी है। और रिवर्सिबल है इसलिए भी डायग्नोसिस जरूरी है। तो आप ये डायग्राम देखो, बहुत ही प्यारे सिंपल से डायग्राम है। प्री रीनल एकेआई में किसकी प्रॉब्लम है? देखो, ये रीनल आर्टरी इधर एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी निकल रही है, तो मतलब या तो दिल में प्रॉब्लम है, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, या फिर ब्लड में प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड वॉल्यूम ही कम है, शॉक हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। किडनी नॉर्मल है और ब्लैडर और आउटफ्लो नॉर्मल है। इंट्रारीनल एकेआई, अपना हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सर्कुलेशन नॉर्मल है, आउटफ्लो नॉर्मल है, लेकिन किडनी के अंदर डैमेज हो गया, किडनी के अंदर डैमेज हो गया तो इंट्रारीनल एकेआई। पोस्ट रीनल एकेआई, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, सब बढ़िया काम कर रहा था, किडनी बढ़िया से पोटेशियम और H+ और यूरिया को बाहर निकाल रही थी सुख शांति, लेकिन यहाँ ब्लॉकेज आ गया, यहाँ ब्लॉकेज आ गया, यहाँ ब्लॉकेज आ गया, मतलब पोस्ट रीनल एकेआई। दीज आर द कॉजेज। देखो, प्री रीनल में सिंपल सी बात है, शॉक कर दो या सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिप्लीशन। अब शॉक और इसमें क्या फर्क है? जैसे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, किडनी को सिर्फ खुद से मतलब है। जैसे एक सीएलडी सिरोसिस का पेशेंट है, तो उसके पेट में तो खूब पानी भरा हुआ है, लेकिन उसकी ब्लड वेसल में कम पानी है, तो रीनल परफ्यूजन पुअर है, तो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम है, तो पेशेंट इट विल परसीव्ड एज प्री रीनल एकेआई। पेशेंट सीएचएफ में है, हार्ट फेलियर में, कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो उसके पीडल रीडिमा है, असाइटिस है, खूब पानी भरा हुआ है क्योंकि हार्ट फेलियर है, लेकिन सारा पानी एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम है, तो भी ऐसा होगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जैसे कार्डियोजेनिक शॉक, डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जैसे अपना एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये सब मैंने बताया था प्री रीनल। इंट्रा रीनल में ये अपने कल डिस्कस करेंगे, किडनीज की प्रॉब्लम है। पोस्ट रीनल में सबसे फेमस याद रखो प्रोस्टेट, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अभी के लिए आज आपको चलो बता ही देता हूँ, एवरी वन ऑफ यू आर ज्वाइनिंग वेरी वेल। तो देखो, मेरे पास मल्टीपल टाइम जो पेशेंट आए एज ए रेजिडेंट, एज मेडिसिन रेजिडेंट, हमने यही एनकाउंटर करते थे। आपके पास एक 70 साल का बंदा रात को 11 बजे आएगा, जस्ट लेट मी ऑन दिस, है ना, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये चीज आप डे इन डे आउट देखने वाले हो। ठीक है, हाँ, देखो, आपके पास एक 70 ईयर ओल्ड मेल आया और रात को 11 बजे आ रहे हैं, आप पीएचसी पे बैठे हो या फिर आप एक इमरजेंसी में टर्शियरी सेंटर पे बोलते हो, वो बोलेगा डॉक्टर साहब
मेरा पेट दुख रहा है बहुत जोर से, आप देखोगे उसके सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस है। और आप वो बोलेगा डॉक्टर साहब 2 दिन से मैं बाथरूम नहीं गया हूँ, ही हैज यूरिन रिटेंशन। तो उस पेशेंट को डायूरेटिक नहीं देना है ना, ये है जो हमने भी ये मिस्टेक्स शुरुआती ईयर्स में करी है कि यूरिन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है धड़ल्ले से आप उसको डायूरेटिक लगाओ कि यूरिन बन जाएगा। प्रॉब्लम किडनी में है ही नहीं, किडनीज आर टोटली फंक्शन, दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी वेल अमाउंट ऑफ यूरिन। लेकिन उस बेचारे में 70 ईयर ओल्ड है, उसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, और जैसे ये मेरी पेंसिल मान लो यूरेथ्रा है, और इट हैज ब्लॉक द, इट हैज द, दिस इज प्रोस्टेट और इट हैज ब्लॉक्ड द यूरेथ्रा, तो इट इज कॉजिंग यूरिनरी रिटेंशन। तो इस पेशेंट में आपको डायूरेटिक नहीं देना है। आप देखोगे उसके सुप्राप्यूबिक एरिया पे हाथ लगा के देखोगे पेशेंट एकदम से उछलेगा, टेंडर होएगा। आपको स्पॉट ऑन डायग्नोसिस क्या है, यूरिन रिटेंशन, उसकी सोनोग्राफी वगैरह के लिए नहीं भेजना, उसका ब्लैडर फट जाएगा, आपको अर्जेंटली उसको कैथेटराइज करना है। नॉर्मल कैथेटर से ना हो पाए तो नैरो फ्रेंच गॉस कैथेटर से आपको उसको कैथेटराइज करना, और पेशेंट इमीडिएटली सही हो जाएगा। रिमाइंड मी टुमारो, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का भी बताऊंगा। जस्ट रिमेंबर ऑल पीपल, आप ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कल याद कराओगे। बहुत इंटरेस्टिंग केस एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बताऊंगा जो कि हमारे पास रेगुलरली आते थे, ताकि आपको पोस्ट रीनल एकेआई के और कॉजेज ध्यान रहे। अगेन वी विल गो बैक टू द नोट्स, क्विकली वी विल गो थ्रू ऑल द लिटिल थिंग्स, ठीक है। देखो, अब ये आया अपना प्री रीनल एकेआई में, देखो वॉल्यूम डिप्लीट कर दो, वॉमिटिंग कर दो, डायरिया कर दो, ब्लीड कर दो, बर्न कर दो, ये 4 सबसे कॉमन कॉज होते हैं बॉडी से फ्लूइड लॉस करवाने के। या फिर सर्कुलेशन, इफेक्टिव सर्कुलेशन, द वर्ड यूज्ड हियर इज इफेक्टिव सर्कुलेशन। मतलब यहाँ देखो वॉल्यूम ही कम था, मेरी बॉडी में पानी की कमी थी, सारी जगह से पानी निकाल दिया, ब्लीड से करके पानी निकाल दिया, मैं 1 किलो खून की उल्टियां करके आया हूँ, या वॉमिटिंग करके, डायरिया करके, या बर्न से। लेकिन ये सब एग्जाम्पल है जहां मेरी बॉडी में खूब पानी है, लेकिन वो ब्लड वेसल अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही है, जैसे सेप्टिक शॉक, हार्ट फेलियर, सिरोसिस, ठीक है। रीनल कॉजेज वी विल डिस्कस लेटर नाउ। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। प्री रीनल में देखो ब्लड फ्लो कम है किडनी का, तो रास ज्यादा होएगा, रास ज्यादा होएगा तो रास के क्या करेगा, बीपी भी बढ़ाएगा, फ्लूइड और वाटर को रिटेन भी कराएगा, और फ्लूइड और वाटर को रिटेन कराएगा तो क्या कराएगा, यूरिन का वॉल्यूम कम कराएगा, ऑलिगयूरिया होएगा। एक्सेप्शन ऑफ ऑलिगयूरिक एकेज अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वो नॉन ऑलिगयूरिक एकेआई कराते हैं अपनी फार्मा की, जिसमें से आपने नोट्स पढ़े हैं, जाके देखना, स्पेसिफिकली लिखा होगा नॉन ऑलिगयूरिक एकेआई। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि नॉन ऑलिगयूरिक एकेआई कैसे कराते हैं। फिर रीनल एकेआई के अंदर क्या होता है, रीनल एकेआई में इंजरी टू द किडनी डायरेक्टली होगा तो फंक्शन नहीं होगा, तो कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो डाइल्यूट यूरिन मिलेगा। पोस्ट रीनल एकेआई में बिल्कुल किडनी सही है लेकिन आउटफ्लो ब्लॉक है, तो इसकी फाइंडिंग, किडनीज सही है तो इसकी फाइंडिंग प्री रीनल एकेआई जैसी होगी। तो अब आप देखो, देखो ये यूरेमी और एजेटोमी में डिफरेंस है, ये आपके फर्स्ट सेकंड ईयर का क्वेश्चन है पैथोलॉजी का, एवरीबॉडी शुड बी अवेयर। एजोटेमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज ब्लड यूरिया इन द ब्लड बट नो सिम्टम। यूरेमिया मतलब इंक्रीज ब्लड यूरिया इन द ब्लड विद सिम्टम। सेम इज फॉर द बैक्टीरियमिया एंड सेप्सिस। बैक्टीरिया में मतलब मेरी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया है लेकिन मेरे को कोई सिम्टम नहीं है। सेप्टिसिमिया मतलब मेरी बॉडी में बैक्टीरिया भी और मेरे को सिम्टम भी आ रहे हैं। तो दीज ऑल आर द टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड बी अवेयर। तो प्री रीनल एकेआई में मैंने क्या बोला था, प्री रीनल एकेआई के अंदर किडनी सही है तो ये बॉडी को फ्लूइड रिटेन करने की कोशिश करेगी, तो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी, इसलिए यू कैन सी यूरिन ऑस्मोलैरिटी थ्रू द रूफ, इट इज मोर देन 500। और मेरी बॉडी सॉल्ट और वाटर को रिटेन रखना चाहती है, तो इसलिए सोडियम बिल्कुल नहीं निकालेगी। किसमें बात चल रही है, यूरिन में। बॉडी सोडियम बिल्कुल नहीं निकालेगी, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बिल्कुल कम हो गए, देखो। और मेरी बॉडी में एडीएच ज्यादा हो रहा है, एडीएच ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को डिस्टल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब करा लेता है, तो इसका रेशियो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का रेशियो बहुत ज्यादा होगा। रीनल एकेआई में देखो इसका रेशियो कम होगा क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है यहाँ। दूसरी बात, यहाँ सॉल्ट वाटर रिटेन नहीं रख पाएंगे, तो सॉल्ट ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, यूरिनरी सोडियम ज्यादा मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ज्यादा मिलेगा, और वाटर रिटेन नहीं रह पा रहा इसलिए यूरिन बहुत डाइल्यूट मिलेगा, तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी कम मिलेगी। तो अभी तो क्या है, मैं बोले जा रहा हूँ इसलिए आपको लगेगा सब सही है, घर पे जाके आप सबको डाउट आ सकता है कि यार बॉस ने पागल बना दिया, यहाँ तो सोडियम ज्यादा निकल रहा है तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट हियर द थिंग इज द सॉल्ट एक्सक्रीशन
इज लेस कंपेयर टू वाटर, बॉडी से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है कंपेयर टू सॉल्ट, तो दोनों ही ज्यादा निकलेंगे, लेकिन पानी ज्यादा निकल रहा है तो अल्टीमेटली यूरिन विल बी वेरी वेरी डाइल्यूट। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई है। प्री रीनल एके के एग्जांपल देखो, बर्न, ब्लीड, डायरिया, वॉमिटिंग, डीके। मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फ्लूइड डेफिसिट आप रेजिडेंसी में जिसमें भी जाओगे वो पूछेंगे ही पूछेंगे। 3 to 4 लीटर डीके में फ्लूइड डेफिसिट होता है, पेंक्रेटाइटिस में कम से कम 5 से 6 लीटर फ्लूइड डेफिसिट होता है। ट्रीटमेंट क्या करो, फ्लूइड रिप्लेस करो, क्योंकि यहाँ क्या है, डिक्रीज वॉल्यूम है। आप ये लिख लेना, ये क्या है, वॉल्यूम डिप्लीशन की स्टेज है। अब ये सारी क्या है, वॉल्यूम तो यहाँ नॉर्मल है लेकिन यहाँ परफ्यूजन पुअर है। परफ्यूजन पुअर है तो यहाँ फ्लूइड दे तो सकते हो, लेकिन मेन चीज फ्लूइड से भी ज्यादा क्या है, वेजो प्रेशर दोगे आप, और अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करोगे। जैसे सेप्टिक है तो एंटीबायोटिक दोगे, और साथ में फ्लूइड और वेजो प्रेशर दोगे। अगर कार्डियोजेनिक है तो मान लो एमआई आ गया तो उसको एसटीके या टेनेक्टेप्लेस से थ्रोम्बोलाइज करोगे, एंजियोप्लास्टी करोगे। ठीक है, और हाइपोवोलेमिक है, ये तो ऊपर वाले एग्जांपल थे ही थे। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में रीनल परफ्यूजन कम है, तो परसीव्ड बाय द किडनी है शॉक स्टेज, किडनी पागलों की तरह रास सिक्रीट करेगी, और इसीलिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसीलिए आप में से जब भी कोई मेडिसिन में पीडिया में जाएगा, तो मान लो, और आप इवन मान लो आप एमबीबीएस हो, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपके पास एक 25 साल का बंदा हाइपरटेंशन के साथ आता है, तो आपको उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन सोचना है, मैंने पहले भी बताया था। तो पहले आपको बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी कि उसका आपने रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो और ये सब करा लिया। आपको सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बताया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। अब आप बैठे हो, मान लो आप में से कोई अगर जानता है, मान लो पाली बैठे हो, है ना, वैसे तो आजकल सब जगह सब कुछ आ गया, मान लो पाली में रीनल डॉपलर नहीं है, तो डॉपलर हर जगह नहीं होती। तो अब आप रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, आपने बहुत बढ़िया फिजिशियन की तरह आपने सोचा यार ये 15 साल का बंदा है, आई शुड रूल आउट सेकेंडरी हाइपरटेंशन, आई शुड गेट ए रीनल डॉपलर टू सी रीनल परफ्यूजन। लेकिन आपने देखा यार डॉपलर तो मेरे शहर में है नहीं, तो आप क्या कराओगे, बहुत सिंपल सी चीज है, आप ये डायग्राम देखो। आप भाई जिस चीज को, ऑर्गन को आप सप्लाई नहीं करोगे, वो साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप सिंपल सी सोनोग्राफी बोल लो, और सोनोग्राफी लिखो यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस, और आप उन डॉक्टर को बोलो कि आप बस मेरे को बताओ दोनों किडनी साइज में इक्वल है या नहीं है। अब आप देखो यहाँ ये किडनी कितनी बड़ी है, ठीक है, और ये किडनी कितनी छोटी है। तो अनइक्वल साइज ऑफ किडनी इन ए सिंपल सोनोग्राफी मेक्स यू सस्पिशियस, यार ये पेशेंट तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का है, आई शुड गेट ए डॉपलर और एंजियोग्राफी। एंड आप उसका मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या है, एस इनहिबिटर, क्योंकि इसमें रास क्या है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है। तो नैरिंग ऑफ रीनल आर्टरी के कॉजेस टाकायासु हो सकता है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो सकता है। सिंपल टेस्ट आप बाहर बैठे बैठे क्या करा सकते हो, रीनल सिंपल सोनोग्राफी करा दो, उसमें बायलेटरल अनइक्वल किडनी मिलेगी। और आप बहुत बड़े सेंटर पे बैठे हो तो आप रीनल डॉपलर करा रहे हो। ट्रीटमेंट क्या है, एस इनहिबिटर। नोट, इफ ये देखो स्पेसिफिक नोट डाला है कि अगर ऊपर वाली स्टेट्स बहुत टाइम तक रह जाएगी तो हाइपोपरफ्यूजन होगा, और हाइपोपरफ्यूजन के कारण अल्टीमेटली इस्कीमिया होगा, तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू एटीएम। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मेरे भी दिमाग में पहले यही था कि यार ये सिर्फ रीनल एके ही कराते हैं, नहीं, कुछ ड्रग्स ऐसे भी होती है जो प्री रीनल एके ही कराती है। कैसे, बिकॉज दे डिक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन, सो डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो, तो इसलिए प्री रीनल एके ही कराती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराते हैं, रीनल का वेजो डायलेशन कराते हैं, अपना अपना जो रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, एम्फोटेरिसिन बी, साइक्लोस्पोरिन, और एनसेड, और थायाजोलिडिनिडोन जैसे पायोग्लिटाजोन। दीज ऑल कॉजेस प्री रीनल एकेआई। ये खुद नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होते, मतलब डायरेक्ट किडनी को डैमेज नहीं करते, ये क्या करते हैं, बस वहां प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देते हैं, तो उससे ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है। तो एनसेड तीनों चीजें कराते हैं, मैं कल भी बताऊंगा। ये प्री रीनल भी कराते हैं, ये एटीएम भी कराते हैं, और ये पेपिलरी नेक्रोसिस भी कराते हैं, आज बताऊंगा पेपिलरी नेक्रोसिस। ठीक है,
अब लास्ट के दो एग्जांपल देखो, हार्ट फेलियर, हिपेटोरीनल सिंड्रोम मतलब सिरोसिस। अब जैसे एल्कोहलिक पेशेंट है, रोज शाम को दबा के दारू पीता है और इसके कारण इसका लिवर खराब हो गया, लिवर खराब होने से इसका असाइटिस हो गया। तो इस पेशेंट में आप देख रहे हो यार पानी तो बहुत है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम कहाँ है? नहीं यार, इसमें किडनी में ब्लड सप्लाई कम है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम है, तो रीनल को ब्लड सप्लाई पुअर गई, ब्लड सप्लाई पुअर गई, तो उसके कारण क्या होगा, रास सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा, एडीएच ओवर एक्टिवेट होगा, ओलिगूरिया होगा, यूरिन कम बनेगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, प्री रीनल एकेआई का। काफी पुअर प्रोग्नोसिस होता है हिपेटोरीनल सिंड्रोम का। तो इसमें आपको बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कंजर्वेटिव के लिए, तो आप क्या करो, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, मिडोड्रिन दे दो ताकि सप्लाई बढ़ जाए, ऑक्ट्रियोटाइड दे दो ताकि पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाए तो असाइटिस कम हो जाए, और एल्ब्यूमिन दे दो ताकि वापस से वो वेसल के अंदर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम अपना बढ़ाना मेन मकसद है, तो या तो वेसल को टाइट करके बढ़ा दो या एल्ब्यूमिन दे के ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ा के इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा दो। ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, प्लीज ये सिली मिस्टेक मत करना, लीवर ट्रांसप्लांट करोगे, इस पेशेंट के आरएफटी एलएफटी दोनों डिरेंज होंगे, लेकिन आप इसके किडनी को बचाने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करोगे। इस पेशेंट में बेचारे ने आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दी ना, तो आपने दो लोगों की जान ले ली। एक तो जिस बेचारे की किडनी ले रहे हो उसकी किडनी यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि आप हेल्दी किडनी भी इस पेशेंट में डालोगे वो भी 1 महीने में खराब हो जाएगी, क्योंकि इस पेशेंट का लिवर खराब है। तो इस पेशेंट में आपको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना, लिवर ट्रांसप्लांट करना। आप जैसे ही सही लिवर डालोगे असाइटिस रिजॉल्व हो जाएगा, पेशेंट का ये अपना रीनल ब्लड फ्लो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये एक ही पेज पढ़ा है, मैं आपसे एक लास्ट बात पूछता हूँ, कोई भी मेरे को ये बात बताओ, जैसे किडनी खराब होती है तो आपके पास डायलिसिस है, वैसे ही लिवर खराब होता है तो आपके पास क्या होता है? कैन एनीबॉडी जस्ट टाइप द नेम, उतना भी यूजी लेवल पे इनफ है। किडनी खराब आती है तो हीमोडायलिसिस की मशीन होती है, ऐसे लिवर खराब होता है तो क्या होता है ना? आज सभी लोग जाके पढ़ना, लिवर खराब होता है देयर इज टर्म नोन एज मार्स, MARS, कैपिटल में सर्च करना, यू विल फाइंड इट। ठीक है, यू शुड बी ऑल अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अब लास्ट मैंने आपको बताया था एथेरोस एम्बोलिक डिजीज, पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया, मैंने आपको बताया था, और उसके नॉर्मल रीनल फंक्शन है, आपने कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करी, आपने स्टंट डाल दिया, लेकिन ऑपरेशन के अगले दिन उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो इट मे बी कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, इट मे बी एथेरोएम्बोलिक डिजीज। लेकिन एथेरोएम्बोलिक डिजीज में ये चीजें होगी, जैसे ये ब्लू टोज, ब्लैक टोज नहीं, द वर्ड इज ब्लू टोज, ब्लैक टोज इज गैंग्रीन। ठीक है, इसकी बायोप्सी करोगे स्किन बायोप्सी, उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आए, जहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस वाले छोटे छोटे एम्बुलस यहाँ आगे थे, तो उसके कारण यहाँ डिपोजिशन हुआ है, इसलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जैसे ब्लू टोज, ब्लू टोज, ब्लू टोज मिलेंगे आपको। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एब्डोमिनल एओर्टा, और वहीं से रप्चर होके चला गया। तो अगर ये सब आपको मिल रहा है विथ WBC बढ़े हुए हैं, इओसिनोफिल बढ़े हुए हैं, ESR बढ़ा हुआ है, तो इट इज एथेरोएम्बोलिक डिजीज। वो पेशेंट ही अनलकी था, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, IV फ्लूइड और जनरल ट्रीटमेंट करो। अगर ये सब नहीं है तो फिर यू शुड थिंक ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी। सबसे ज्यादा रैपिड होता है, मैंने एक ही केस देखा हुआ आज तक, हमारे पास पेशेंट आया था इन्फार्क्ट का, एंड समबडी ऑर्डर्ड, उन्होंने खुद से वो प्राइवेट से एक CT एंजियो करा के ले आया ब्रेन की, और विद इन 12 आवर्स हिज क्रिएटिनिन राइज फ्रॉम 1 to 4, एंड विद इन नेक्स्ट 24 आवर क्रिएटिनिन राइज फ्रॉम 4 to 8, है ना? तो इसीलिए our unit head was very very specific, he used to told us कि यार कभी भी अननेसेसरी पेशेंट की एंजियोग्राफी मत कराओ, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी होती हजारों पेशेंट में एक को है, लेकिन जिसकी होएगी उसकी आप लाइफ बहुत ट्रबल में डाल दोगे। तो आप एंजियोग्राफी तभी कराते हो व्हेन यू हैव ए सेंटर फॉर इंटरवेंशन, है ना? अगर आपके पास इंटरवेंशन के लिए सेंटर ही नहीं है तो आप एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज देख के कर क्या लोगे? ठीक है, जस्ट गिव हिम द ट्रीटमेंट। इफ यू आर एट ए सेंटर वेयर देयर इज इंटरवेंशन इज पॉसिबल, देन डेफिनेटली गो फॉर एंजियोग्राफी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है?
ये कल बताऊंगा, आईवी फ्लूइड, डायूरेटिक और एनएसी, वी विल डिस्कस इट टुमारो। ये आप सब बच्चों के लिए एक पर्ल्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी अपने टाइम पे यूजी में पढ़ता था पीजी के लिए, एनेस्टेलसिस्टीन के अदर यूजेस बिकॉज इट इज अ वंडर ड्रग। हेमरेजिक सिस्टाइटिस अगर साइक्लोफॉसफामाइड के कारण हो जाता है तो ट्रीटमेंट है ये। आपसे पूछा जाए प्रिवेंशन, योर आंसर इज मेसना। ट्रीटमेंट पूछा जाए, योर आंसर इज एनेस्टेलसिस्टीन। सिस्टिक फाइब्रोसिस में दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी में दिया जाता है, और पैरासीटामोल पॉइजनिंग के अंदर दिया जाता है, इसमें एसिटामिनोफेन की जो पॉइजनिंग होती है। जनरल वर्क अब आपको मैंने बता दिया, आरएफटी कराओगे, सीबीसी में हेमेटोक्रिट देखोगे, डिहाइड्रेशन पता लग जाएगा। ईसीजी में मैंने आपको पहले ही बताया था हाइपरकेलेमिया के चेंजेस, एसटीटी चेंजेस देखोगे, सोनोग्राफी में किडनी का साइज देखोगे, एबीजी में इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, पोटेशियम देखोगे, सोडियम देखोगे, और यूरिन कंप्लीट और यूरिन ऑस्मोलैलिटी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, देखो ये सब चीजें क्वेश्चंस के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे भी सेंटर पे कभी ये चीजें टेस्ट होते नहीं थे। तो आपको बस ये देखना है पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री है, उसका ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, तो फालतू के आप पेशेंट के 5,000 रुपए इन्वेस्टिगेशन पे नहीं लगाने। आप उसको हाइड्रेट करो, सेटल करो, ट्रीट हिम, वो रिकवर हो जाएगा, आपके उसके पैसे भी बच गए और आपका डायग्नोसिस भी सही चला गया। तो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डॉक्टर बनना है अपने को। जनरल ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड कौन सा देना है, D10 देना है। अगर वो डायबिटिक नहीं है, तो डायबिटिक है तो इसके साथ इंसुलिन डाल के देना है। क्यों D10? क्योंकि RL और NS में सोडियम और पोटेशियम ये सब होता है, और ऑलरेडी इस पेशेंट में इम्बैलेंस चल रहा है, उसकी किडनीज नहीं निकाल पा रही, तो अपने सिंपल बेसिक फ्लूइड डेक्सट्रोज 10% होता है इसमें, वो देंगे। इनपुट कितना देंगे पर एक पेशेंट को, यूरिन आउटफ्लो प्लस इनसेंसिबल लॉस। ये एम्स का क्वेश्चन था, मेरे टाइम भी आया था, और तब भी सर बोलते थे याद करा करो। इनसेंसिबल लॉस में गलत करके आया था एम्स में, 400 से 800 ml होता है। ये वो लॉस होता है जो आप यूरिन के अलावा जो लॉस हुआ ना, जो आप डायरेक्टली असेस नहीं कर पाते, जैसे आपके स्वेटिंग से लॉस होता है, स्टूल के अंदर भी ब्लड से, स्टूल के अंदर भी बहुत सारा अमाउंट का वाटर होता है, तो दैट इज इनसेंसिबल लॉस। तो आपको उतना कम से कम पेशेंट को एक दिन में इनपुट देना है जितना उसका बाहर निकल रहा है, प्लस जो आपको दिख नहीं रहा जो बाहर निकल रहा है उतना आपको फ्लूइड देना है। बाकी आप बीपी ज्यादा होगा, बीपी को मैनेज करो। डायलिसिस के इंडिकेशन मैंने अभी बता दिए थे रिटर्न में, आपको कल वाले नोट्स में मिल जाएंगे। एंटी हाइपरकेलेमिक मेजर, लास्ट वाली लाइन पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हमने भी देखा है और ये आपने सब अवेयर होने चाहिए। जैसे आपके पास एक पेशेंट आया जो कि वॉमिटिंग, 10 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग थे, उसका ब्लड यूरिया था 200, क्रिएटिनिन था 2, ठीक है, 3 दिन बाद, और उस टाइम उसका यूरिन आउटपुट हो गया था बहुत ज्यादा कम। उसका यूरिन आउटपुट हो गया था मान लो 10, एक दिन में 100 ml आ रहा था। आपने एक बढ़िया डॉक्टर की तरह आपने उसको बहुत सारा आईवी फ्लूइड दिया, आपने इनपुट आउटपुट चार्टिंग करी, और 2 दिन में पेशेंट बोला डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जस्ट लेट मी ऑन द स्क्रीन, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आप सब लोगों के लिए। जैसे हम्म सपोज जो आपके पास पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आया और उसको AKI हो चुका था, आपने उसको एज ए गुड डॉक्टर यू गिव हिम ऑल द फ्लूइड्स, और उसका क्रिएटिनिन आपका 2 दिन में उसका यूरिन आउटपुट 100 ml से सीधा 5 लीटर पर आ गया। उसका क्रिएटिनिन 2 से सीधा 1 आ गया, और उसका ब्लड यूरिया 100 से सीधा 30 आ गया। तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आप छुट्टी कर दो, आपने तो बढ़िया मेरे गुर्दे सही कर दिए। नो, do not discharge that patient, he may die at home. Why? Because that is known as polyuric phase of AKI। उस पेशेंट में अभी किडनी रिकवर हो रही है, रिकवरी के दौरान वो अपनी जितनी कमी पूर्ति थी 10 दिन की वो सारी करेगी और फुल अमाउंट में यूरिन निकालेगी, और इतने सारे पॉलीयूरिक फेज के कारण बहुत सारा अमाउंट ऑफ पोटेशियम भी निकालेगी, एंड दैट पोटेशियम causes rapid hypokalemia, and hypokalemia may cause death due to cardiac arrhythmia. We have seen not death but those hypokalemia. That is why our all the seniors and teachers always mentioned कि यार ये भी पॉलीयूरिक फेज में, अभी इसको डिस्चार्ज मत करो। हम उसका मॉर्निंग से इवनिंग उसका दोनों टाइम पोटेशियम चेक करते थे, एंड देन आफ्टर उसका पॉलीयूरिक फेजेस 5 लीटर तो बहुत ज्यादा आउटपुट है। जब उसका 1 to 2 लीटर पे आउटपुट आ जाता था विथ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, देन वी डिस्चार्ज दैट पेशेंट। ठीक है, आई होप एवरीबody हैज गॉट ए गुड insight on AKI today. I will first close the videos for 1 second to close the recording. Then I will come back again to discuss all your doubts. है ना? चलो, good night everyone.